चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, गुड इवनिंग। देखो, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया। याद है आपको? और अगेन यहाँ पे मैंने आपसे बोल रखा है कि भैया हम यहाँ पे चार्ट फॉर्म में चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है? आज भी हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। अगेन सुनो ध्यान से, मे बी आज खत्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर, थोड़ा लंबा सेशन रहेगा ये। जैसे देखो, मैंने आपको ना एक कॉन्सेप्ट कराया था, सप्लाई। क्या कराया था बेटा? मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन गुड सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो उसको सेल परचेज ना बोल के हम क्या बोलेंगे बेटा? सप्लाई। तो सप्लाई एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स था जिसमें सेल, परचेज, ट्रांसफर, एक्सट्रीगेंस, रिलिंगेंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड देयर। राइट? बोलो बच्चों। हाँ जी। अब सप्लाई के ना यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनवर्ट सप्लाई एंड आउटवर्ट सप्लाई, देयर इज समथिंग एल्स। इधर देखो ध्यान से। दो तरह की सप्लाईज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मतलब एक जो मैन्युफैक्चरर है, एक जो प्रोड्यूसर है, वो दो तरह की सप्लाई एग्जीक्यूट करता है। एक होती है हमारे पास इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या होती है बच्चे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और एक होती है हमारी इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है? एक क्या है बेटा हमारे पास? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और एक क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई। अच्छा, अगर मैं इसको समझाऊं आपको, बहुत बेसिक टर्मोलॉजी से समझेंगे। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं इन जनरल टर्म्स सप्लाई ऑफ गुड्स। लिखना नहीं किसी को भी अभी। एंड सर्विसेज। ध्यान सुना बेटा, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट। विद इन द स्टेट भी लिख सकते हैं, सेम लिखने की जरूरत नहीं है, विद इन द स्टेट ही लिख लेते हैं। ठीक है? मतलब अगर आप सप्लाई विद इन द स्टेट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई ना। सर एक एग्जांपल इसका समझते हैं, और इसी से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी का। ठीक है? जैसे सपोज यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि सर जो हमारा सप्लायर है, सप्लायर कौन बेटा? जो गुड को सप्लाई करेगा, है ना? एक तरीके से प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, वट एवर यू कैन से। तो सर ये बिलोंग कर रहा है मान लो दिल्ली से। ठीक है? जो हमारा सप्लायर है वो कहाँ का है? दिल्ली का है। ठीक है? अच्छा, सप्लाई जो है, सॉरी सप्लाई जो है और सप्लायर कहाँ का है? दिल्ली का। अब जो रिसिपिएंट होगा, कौन बेटा? रिसिपिएंट, मतलब जो सर्विस रिसीव कर रहा है या गुड्स रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिसिपिएंट। यानी कि जिसको ये सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज कर रहा है। और जो रिसीड कर रहा है दैट इज कॉल्ड रिसिपिएंट। और सपोज ये भी कहाँ पे है? दिल्ली में ही है। तो इनके यहाँ पे दोनों ही पर्सन कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है बेटा? क्या ये सेम स्टेट में हो रहा है सारा काम? ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है बेटा? सेम स्टेट में। इसको बोले इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे इसको? इंट्रा स्टेट सप्लाई। बोलो बच्चों, इंट्रा स्टेट। अच्छा, तो जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी ना, तो यहाँ पे टैक्स लगेगा आपके ऊपर। एक लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। क्या लगेगा बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सपोज यहाँ पर जीएसटी का रेट है 5%। जीएसटी का रेट कितना है? 5%। तो क्या सर ये 5% सीजीएसटी लगेगा, 5% एसजीएसटी लगेगा? नहीं बेटा, ये आधा हो जाएगा। ये 2.5% लगेगा सीजीएसटी और 2.5% लगेगा क्या? एसजीएसटी। भाई सीजीएसटी का रेवेन्यू किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और एसजीएसटी का रेवेन्यू किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। समझे? हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है, आगे चल के पढ़ेंगे, उसको ध्यान सुनना। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि मैं इंटरस्टेट का आपको बताऊं। सर यहाँ पे सप्लायर है और यहाँ पर रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट मतलब कौन? जो सर्विस को रिसीड कर रहा है, गुड्स को रिसीड कर रहा है। ठीक है? यानी कि ये सप्लाई कर रहा होगा
गुड्स की या फिर सर्विसेज की। ठीक है, बोलो बच्चों। अब सर ये मान लो बिलोंग्स कर रहा है यूपी से, ठीक है, और ये बंदा बिलोंग कर रहा है दिल्ली से। अब सुनो, क्या सेम स्टेट है, डिफरेंट स्टेट आ गया? यहाँ पे आ गया जी डिफरेंट स्टेट, यानी कि दोनों अलग राज्य हैं, तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे बच्चे उसको? इंटर स्टेट सप्लाई। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बच्चों। अच्छा, जब इंटर स्टेट सप्लाई की बात आती है तो यहाँ पर कौन सा जीएसटी लगता है? तो ये लगता है जी आईजीएसटी। एंड सपोज जीएसटी का जो रेट है वो 5% है, तो पूरा का पूरा क्या लगेगा ये? अच्छा सर, ये रेवेन्यू किसको मिलेगा? ये रेवेन्यू जाता है सीजी के पास। किसके पास? और सीजी बेटा उसको बाइफरकेट कर देगा स्टेट गवर्नमेंट्स। इसमें बेटा बाइफरकेट कर देगा स्टेट गवर्नमेंट्स में। इंट्रा स्टेट समझ में आया? अब आपने ना एक और चीज पढ़ा था, यूटीजीएसटी, पढ़ा था ना? अच्छा, हमारे देश में हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर? सर कल की टिकट है परसों। हाँ जी। नो बेटा, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। शट अप। देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, एक छोटी सी कहानी बता दो आपको, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2019 से पहले की कहानी और 19 के बाद की कहानी, बिफोर एंड आफ्टर। एक सेकेंड ना, इसको जरा रिप्लाई करना। क्या हुआ? यूनिट नहीं पता आपको? इधर देखो, 2019 में और 2019 से पहले की सिचुएशन क्या थी, देखो भारत में 29 स्टेट हुआ करते थे। कितने स्टेट हुआ करते थे? 29, और 7 थे यूनियन टेरिटरीज। देखो बेटा, स्टेट का मतलब साफ सीधा यहाँ पर स्टेट असेंबली होती है, सेंट्रल। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसकी खुद की सरकार होती है और सीएम होता है। इसका क्या होता है बेटा? जो यूनियन टेरिटरीज होती है ना, इस पे डायरेक्टली कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा यहाँ पर गवर्नर या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है। जो यूटीज को कौन चलाता है? गवर्नर चलाता है। कौन चलाता है बेटा? गवर्नर चलाता है, ठीक है। तो ये कहानी थी 2019 से पहले। हमारे देश में कितने राज्य थे? 29 राज्य। और यूनियन टेरिटरी कितने थे बेटा? 7। अच्छा, 2019 में ऐसा क्या हुआ सर? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था, है ना, तो भारत सरकार ने इसको रिमूव कर दिया। यानी कि जम्मू कश्मीर का क्या करा बेटा? स्पेशल स्टेटस को हटा दिया, है ना। जिसकी वजह से हुआ क्या, यहाँ पर एक पॉइंट आया कि अब जम्मू कश्मीर जो था वो स्टेट नहीं रहा। जम्मू एंड कश्मीर, इसके दो टुकड़े कर दिए जम्मू कश्मीर के। एक जम्मू कश्मीर अलग हो गया और एक लद्दाख अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया बेटा? लद्दाख। यानी कि थे पहले दोनों एक ही, बट बाद में इन दोनों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया यूटी, और लद्दाख को भी क्या बना दिया? यूटी। यानी कि दोनों को क्या बना दिया सरकार ने? यूनियन टेरिटरी। यानी कि स्टेट का स्टेटस हट गया। यानी कि अब 29 स्टेट थे, एक हट गया, कितने बच गए? 28 राज्य। और यूटी कितनी रह गई है दोस्तों? 9 यूनियन टेरिटरी। सबर नहीं है जीवन में। बाद में, एक सेकंड रुको, बाद में एक यूनियन टेरिटरी है जिसको हम बोलते हैं दादर एंड नागर हवेली। ठीक है। ओए, और एक है हमारे दमन एंड दीव। इन दोनों को सरकार ने बाद में मर्ज कर दिया। क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। ठीक है। तो इसका मतलब आज के डेट में हमारे पास यूटी कितने हैं बेटा? 8 यूनियन टेरिटरीज है। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। तो दिस इज द फाइनल आउटकम्स। तो इसलिए बेटा मैंने आपसे बोला था कि 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अभी रिसेंटली हुआ 2022 या 23 में भी, ठीक है। हाँ जी। यूनियन टेरिटरी बेटा एक एक जैसा फॉर एग्जांपल एक स्टेट है,
तो स्टेट की गवर्नेंस कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो वैसे कुछ यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती हैं जिसमें जनरली बेटा कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। वहां पे कोई सरकार नहीं होती। बट रुको जरा, सबर करो। कितनी यूटीज है फिलहाल? 8 यूटी है। और राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। अब सुनो, इसका एक बेसिक आउटकम्स बताता हूँ आपको। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे लगता है UTGST और CGST, ठीक है। यानी कि सुनो, UTGST की कमाल की बात आपको बताता हूँ, दिल्ली इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। दिल्ली भी क्या है बेटा? यूनियन टेरिटरी। और एक और है जिसको हम बोलते हैं पुदुचेरी। तो ये दोनों यूटीज हैं। ये दोनों क्या है? यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। बोलो बच्चों। अच्छा, कायदे से दिल्ली में अगर सप्लाई हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल UT1 और UT2, सॉरी UT11, सेम स्टेट की बात करते हैं। मान लो सप्लाई नागर एंड दादर हवेली, ये कंफ्यूजन हो रही है। देखो बताओ, जैसे ये है दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, अब तो दोनों एक ही हो गए हैं, DD, ठीक है, इंडिया में। ये मोस्टली बेटा इधर ही है, हिल स्टेशन टाइप के, इस तरीके से जो महाद्वीप टाइप के नहीं होते हैं, उस तरीके, ठीक है। जैसे पौंडुचेरी, पहले इसको पौंडुचेरी बोलते थे, अब इसको पुदुचेरी बोलते हैं, नाम चेंज कर दिया। अब मान लो यहाँ पे कोई सप्लायर है दादर एंड नागर हवेली पे, और यहाँ का कोई रेसिपिएंट ही है, ठीक है। अब सुनो, ये स्टेट है या यूटी है? यूटी है। तो सर यहाँ पर भी तो GST लगेगा। यस, तो सुनो, दोनों ही क्या है बेटा? यूनियन टेरिटरी है, सेम सेम। तो यहाँ पे क्या लगेगा? UTGST और CGST, समझे? तो सर एक बात बताओ, अगर आपने अभी ना ऊपर हमें एक चीज पढ़ाया, ये दिल्ली, दिल्ली तो ये तो सेम सेम यूनियन टेरिटरी हो गई ना। तो यहाँ पर भी क्या लगना चाहिए था? तो सर आपने यहाँ पर क्या लगाया है? SGST। अब यहीं पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आगे मैं पहले बता दूं, ये इतनी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता 11th क्लास में। ये मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, कोई और, क्योंकि आप मेरे पास आए हैं, राइट? ऑफ कोर्स। तो दिल्ली और पौंडुचेरी को या पुदुचेरी, वट एवर यू सेड, तो GST के लॉ के हिसाब से GST कहता है भैया हम ना इन दोनों को ना क्या मानेंगे? स्टेट मानेंगे, यूटी नहीं मानेंगे। क्यों भाई, तुम्हारा यहाँ पे कोई स्पेशल कैसे स्टेट क्यों मान रहे हो इन दोनों को? क्योंकि यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होते हैं, और किसका सिलेक्शन होता है? CM का। तो चीफ मिनिस्टर्स या स्टेट असेंबली यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से GST में बेटा इन दो यूटीज को क्या माना गया है? स्टेट माना गया है। क्या माना गया है? इसलिए बेटा यहाँ पर UT GST नहीं लगेगा, क्या लगेगा? SGST लगेगा। नहीं, यूपी इज अ प्रॉपर स्टेट। हाँ जी, सॉरी। हाँ तो IGST हो गया ना, फिर तो इंटर हो गया ना। जब भी इंटर होगा, एक सेकंड, एक सेकंड, इधर देखो, हमें दो चीज पे ध्यान रखना है, इंट्रा है या इंटर है। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट या विद इन द यूटी, तो क्या हो जाएगा? अगर विद इन द स्टेट है तो CGST और SGST, विद इन द यूटी है तो CGST और UTGST, ठीक है। अच्छा, विद इन द जब भी आएगा तो ये करोगे, ठीक है। अच्छा, अगर इंटर स्टेट है या इंटर यूटी है तो क्या लगेगा? IGST। वहां को सोचना नहीं, वहां तो IGST लगेगा। समझ गए? पक्का? कैसे 12 बज रहे हैं साल में? हम्म। हम्म, पता है नहीं यूटी क्या होता है, कौन सा पढ़ लिया? मैंने कहा ना। हाँ बेटा, वो स्टेट है ना, तो वहाँ CGST लगेगा अगर अंडर यूपी में करोगे आप तो। आपको बस याद रखना है, सप्लाई इंट्रा स्टेट हो रही है या फिर इंट्रा स्टेट हो रही है। बोलो भाई लल्लू। नहीं आया आदित्य? कोई बात नहीं।
सही जगह पढ़ने पे नॉलेज भी सही मिलती है दोस्त। अभी क्या मिला? ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? अब जल्दी आने का फायदा क्या हुआ इनका? अरे नहीं नहीं, उनका, भैया का, सफाई वाले भैया का। दोनों जगह हुआ ना, बताया था ना तेरे को। दोनों जगह है ना, कि यहाँ छोटी वाली मूर्ति, वहाँ बड़ी वाली मूर्ति। आपकी मर्जी है। ऑब्वियस सी बात है। और- अरे बेटा, तो है तो इंस्टीट्यूट हमारा। क्या नमूने बच्चे हैं बिल्कुल। चलो जल्दी करो। और भाई आदित्य, आपका डाउट क्या था, पूछो दोबारा से। बेटा इकट्ठे थोड़ी आते हैं सर, कुछ बाहर वेट करते हैं, कुछ आते हैं। नहीं बेटा, एक्चुअली क्या होता है ना, आपने ये भी देखा होगा, जैसे आपके गांव में भी हो ना, पूजा वूजा वगैरह होती है कहीं पर भी, तो आपका जो पुरखों का मकान होता है वहीं पूजा होती होगी, जहाँ फाउंडेशन होती है आपकी। डन। डू इट फास्टर प्लीज। नोट पॉइंट लिखवा दूंगा, सो दैट कि आपको थोड़ा याद करने में आसानी रहे। तो थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों। नहीं। खुशी, सुधरना नहीं है। यूटीज के नाम भी लिखवा दूंगा, कितने यूटी हैं हमारे देश में। नाम लिख लेना, पहले इसको लिख लो। दादी अम्मा को पता है लेकिन सब। ये ऊपर वाला हो गया। क्या हो गया? हाँ बेटा, कल टेस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा। मॉर्निंग में वो 10 बजे के आसपास होगा। अकाउंट्स की क्लास रखवा देंगे उसके बाद। अकाउंट्स की क्लास कितने बजे होगी? 9 बजे होगी। 9 से 11, फिर 11 बजे रखवा दूंगा टेस्ट। जल्दी करो नालायक। हड्डियां तोड़ दूंगा।
ये एक और कॉन्सेप्ट कराऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना वरना खुशी फिर दिमाग खराब हो जाएगा खुशी। जैसे लास्ट क्लास में हुआ था आईटीसी को लेके, ये खुशी यहाँ पगला जाती थोड़ी थोड़ी देर। क्वेश्चन वैसा नहीं था। क्या? आर्टिकल 73 वाला? ताकि आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज रहे, कब क्या हुआ है, कब क्या हुआ है, कब क्या हुआ है। लिख ले चुपचाप से, नहीं बहुत पिटेगा मेरा हाथ। जल्दी करो फिर, यूटीज का नाम लिखवाने मुझे। लुचेरी। हो गया। तो दिल्ली को और पुडुचेरी को जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना गया है? स्टेट। क्योंकि यहाँ पर स्टेट असेंबली है, सीएम के चुनाव होते हैं बेटा, इसलिए, और इसलिए यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, ठीक है। नहीं बोलेंगे नालायक। चलिए अब जरा इसकी थ्योरी लिख लो, आई मीन यूटीज के नाम लिख लो। जल्दी करो बेटा, आज मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना। आईटीसी याद है आपको? तो जरा 8 यूटीज का नाम लिख लो। पहला लिखो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तुम बोलोगे स्पेलिंग। चंडीगढ़। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये पहले अलग अलग हुआ करते थे, आज ये एक ही है। और आपकी दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, और 8 है हमारा पुदुचेरी। ठीक है, तो ये यूटीज है। यहाँ पर जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रूलिंग चलती है इसमें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रूल्ड दीज यूटीज। ठीक है, एक्सेप्ट दिल्ली और पुदुचेरी। यहाँ पे बेटा स्टेट असेंबली के चुनाव होते हैं, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग भी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके जरिए रूल करती है बेटा? प्रेसिडेंशियल रूल के। इतना पाप हुआ नहीं, शादी नहीं हुई है ना।
देखते हैं, अभी तो है कितनी, 26 तारीख तक है ना अभी तो एक। ओके, कोई बात नहीं, इधर देखो, ये हो गया आपका। आज मैं आपको दो बातें बड़ी ही इंटरेस्टिंग कराने वाला हूँ। एक पॉइंट है वैल्यू एडिशन। क्या है बच्चे? वैल्यू एडिशन, कृपया ध्यान से सुनेंगे। क्या सुनेंगे जी? बातें कोई नहीं करेगा भाई। इधर देखो बच्चों, इसमें ना एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा मैं वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा इधर, ठीक है? इधर देखो सारे के सारे। सुना नहीं दे रहा है, इधर देखो, डाला है। एक है फर्म ए, ये है फर्म बी, और ये है कोई बायर। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से प्लीज। अब फर्म ए ने बी को कुछ बेचा, और बी के लिए बेटा वो है इनवर्ड सप्लाई। क्या है? याद है ना? हाँ। अब सुनो, अगेन बहुत सिंप्लीफाइड रखेंगे यहाँ पे। सपोज इसकी जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपए। कितनी थी? यानी कि आपने 1 लाख रुपए का कॉस्ट किया, और साथ के साथ आपको जीएसटी पे करना पड़ा यहाँ पे 5%। कितना? मैं सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूँ सो दैट कि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ी हमें? 1,05,000। ठीक है, बोलो बच्चों। अच्छा, यहाँ पर जो आपने जीएसटी पे किया है, दिस वन, ये क्या इनपुट टैक्स है आपका? जी, दिस इज योर इनपुट टैक्स जो कि सरकार को चला गया। अच्छा, ये इनपुट टैक्स की पेमेंट किसने करी? बी ने। और सबमिट किसने करा? फॉर्म ने। ठीक है ना? ओके। अब सर यहाँ पे जो हमारा बायर है, ये वापस से इसको बेचेगा, यानी कि क्या करेगा? आउटवर्ड सप्लाई। क्या करेगा? आउटवर्ड। बेटा ध्यान से सुनना प्लीज। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जीएसटी इज नॉट कॉस्ट फॉर द बिजनेसमैन। कॉस्ट सिर्फ कितनी है? 1 लाख। 1 लाख में खरीदा था, 1 लाख में थोड़ी बेचेगा। इसमें थोड़ा सा ऐड करेगा कि अपना लाभ कितना, अब टोटल कितना, है ना? अब वापस से इसमें क्या लगेगा? जीएसटी। और जीएसटी कितना परसेंट दोस्तों? 5% जीएसटी। कितना? राइट। तो इसका मतलब बायर को टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 157,500, है ना? बोलो बच्चों। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आईटीसी का। पहले मैं तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो, गवर्नमेंट कहती है आपने आउटपुट टैक्स कितना पे करना था? यार ना, आउटपुट टैक्स, ये वाला क्या है? आउटपुट टैक्स है ना ये? ये क्या हमारा? बात नहीं, ध्यान सुनो, ये क्या हमारा? आउटपुट टैक्स। ठीक है, ये मुझे पे करना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा भैया फॉर्म बी ने ऑलरेडी कितना पे कर दिया था, तो ये माइनस कर देना। इनपुट टैक्स क्या करोगे? कितना हो गया? यानी कि आपकी जो नेट लायबिलिटी है वो कितनी है? बोलो यार। अच्छा सुनो, सुनो 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 ध्यान से। तो यहाँ पर ना सर एक चीज बताओ, गवर्नमेंट ने टोटल टैक्स कितना लिया है? गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना मिला? टोटल। देखो देखो देखो, पहले गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल चुका था, अब और कितना मिलेगा? टोटल कितना मिलेगा?
टोटल कितना मिलेगा? इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा सुनो भाई, पहले आप 1 लाख रुपए में कितना टैक्स पे करके आ गए? 5,000। यानी कि अब आपने सिर्फ और कितना एक्स्ट्रा टैक्स दिया है सरकार को? यानी कि 25,000 आपने पूरे 1.5 लाख पे दिया है या सिर्फ 50,000 पे? वेरी गुड। सिर्फ कितने पे करा है? यानी कि सर, यहाँ पे कमाल की बात ये हुई है कि टैक्स सिर्फ किस पे लगा है, सुनो। 1 लाख तो ऑलरेडी पे कर चुके थे टैक्स। ये आपने क्या करा? वैल्यू ऐड करी ना। 50,000 की वैल्यू क्या करी है? वैल्यू ऐड करी है। तो गवर्नमेंट कहती है भैया देखो, आप जो ऑलरेडी 1 लाख रुपए पे कर चुके थे टैक्स, उस पे आपको दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो ना, उस पे आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जीएसटी जो है ना बेटा, वो एक वैल्यू एडेड टैक्स है। क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स मतलब जब जब आप वैल्यू ऐड करेंगे, उस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, पूरी सप्लाई पे टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया? नहीं आया? वेरी गुड। ये है वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट, कि मतलब सिर्फ जीएसटी लगेगा वैल्यू एडिशन। लिखो। इसके बाद जो टेक्निक समझाऊंगा ना, उसको समझ लेना अच्छे से। अच्छा, इसमें एक और बात बताओ, पूरा का पूरा 7,500 टैक्स किसने दिया? पूरा का पूरा 7,500 टैक्स किसने दिया? बायर ने। राइट। इसका मतलब बिजनेसमैन को टैक्स देना है क्या, या तो कुछ भी? नहीं बेटा, बिजनेसमैन को ये अल्टीमेट एंड बायर, कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगता है ये। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि बी ने जो टैक्स पे किया था 5,000 को, उसको तो वापस मिल गया, है ना? तो अल्टीमेट बर्डन किस पे पड़ा टैक्स का? बायर के ऊपर। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है बेटा। क्या? बिल्डिंग गिर गई? क्या हुआ फिर? हाँ। बचा लिया था? फिर अच्छा थोड़ी हुआ, तो बुरा हुआ है तो। अच्छा, ये लिखा आप लोगों ने? अच्छा सुनो बच्चों, ये जो जीएसटी में ये कमाल हुआ ना, ये इनपुट टैक्स वापस मिलने का, ये पहले नहीं होता।
यानी कि आप जो बायर जो फॉर्म बी है, यहाँ अब सुनो बेटा, थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ध्यान से सुनो। ये जो बी को 5,000 जो पे करके आए थे, इसको वापस मिल गया है जीएसटी में, बट पहले ऐसा नहीं होता था। देखो ध्यान से, टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कैस्केडिंग इफेक्ट का। किसका? ध्यान से सुनेंगे, अगेन कोई लिखेगा नहीं। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है और ये जीएसटी में अवेलेबल है या नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? कृपया ध्यान से सुनना। तो अभी मैं बिफोर जीएसटी में चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? मानसी बेटा लिखना नहीं प्लीज, पहले आप ध्यान से देखो जब, है ना? देखो, कम्युनिकेशन का ना एक बेसिक रूल है कि आप इंफॉर्मेशन को कैरी ना करें, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करें, है ना? तो लिखना जस्ट कैरी करना है, समझना उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? नहीं वैसा भी नहीं बिल्कुल। जीएसटी से पहले की कहानी सुनो, अगर मैं सेम एग्जांपल लूंगा सो दैट कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? बिल्कुल सेम, कुछ चेंज करने वाला नहीं है, सारे फिगर सेम रहेंगे। यहाँ पर है फर्म ए, यहाँ पर है फर्म बी, और यहाँ पर है कौन? बी फोर बायर। नालायक। ठीक है, तो सर फर्म बी ने परचेज किया फर्म ए से। अब यहाँ में इनवर्ट सप्लाई तो लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं जीएसटी से पहले वाले दौर में हूं, तब परचेज को परचेज ही बोला करते थे। और परचेज जैसे ही करा इसने कितने रुपए का, अगेन मैंने कहा ना मैं कुछ चेंज करने वाला नहीं हूँ। अच्छा, जैसे ही परचेज करते थे, गवर्नमेंट कहती थी ओए रुक, कहाँ जा रहा है, टैक्स भर। तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। परचेज पे क्या लगता था? सपोज कितना टैक्स लग गया? 5%। 1 लाख, मैंने कहा ना मैं कुछ भी चेंज करने वाला नहीं, बस नाम चेंज हो। तो कितना हो गया ये? 1,05,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा सुनो, अब गवर्नमेंट आगे, ये बी जो है ये इसको क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। भैया इसको कॉस्ट कितनी आई है? कितना पेमेंट करके आया है? देखो ना, फर्म बी ने 1 लाख का सामान खरीदा, 5,000 टैक्स पे करा, 1,05,000 की पेमेंट कर देगी इसको। अब जब ये सेल करेगा तो इसके सेल के वक्त ये कॉस्ट पता करेगा, तभी तो प्रॉफिट जोड़ेगा उसमें। कॉस्ट कितनी है इस बार इसको? यस, क्योंकि वो 5,000 इसको वापस मिलने वाला नहीं है, तो इसको क्या मानेगा ये? कॉस्ट मानेगा साहब। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अब इस कॉस्ट में क्या जोड़ देगा अपने? सपोज कितना प्रॉफिट जोड़ दिया? 50,000। तो 1,55,000 प्रॉफिट हो गया, आई मीन टोटल वैल्यू हो गई। अब 1,55,000 का 5%, अब सुनो, सेल कर रहे हो, बोलो बच्चों, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सेल कर रहे हो। अच्छा, ये जब परचेज कर रहा था क्या लगा था? एक्साइज ड्यूटी क्या लगा था? तो जब हम सेल करेंगे तो यहाँ लगेगा एक टैक्स, जिसको हम बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं? वेट। वेट टैक्स, ये इसको हम सेल्स टैक्स भी बोल सकते थे, वो अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, बाद में समझेंगे उसको। 5%। 1,55,000 का 5% कितना होगा दोस्तों? जल्दी बताओ। 1,55,000 का 5%। कितना होगा? 7,750। अच्छा सुनना, चलो ठीक है, ये मेरी कॉस्ट थी, समझ में आया कि मैंने यहाँ पर इसको जोड़ा, है ना? बट क्या यहाँ पर टैक्स की वैल्यू भी जुड़ गई है? 5,000। बोलो, लेकिन जो आप सरकार को टैक्स दे के आए हो, उस टैक्स के ऊपर भी क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। हाँ, बेवकूफ, वो वासी ऐसे लेने वाला है। देखो ध्यान से सुनो, उसने 1,05,000 की क्या मानी? कॉस्ट। उसमें प्रॉफिट कितना जोड़ा? 50,000। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा एक बात बताओ भाई, 1 लाख तो मेरा खर्चा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर टैक्स लेने का कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। हाँ जी। तुमने नलायक हो, 5,000 के ऊपर तो टैक्स ले रहे हो मेरे से। 5,000 मेरा खर्चा था या टैक्स था? तो तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है? लेकिन 5,000 के ऊपर ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा गया है, किसके ऊपर गया है ये देखो ना, 5,000 का जो टैक्स था, उसके ऊपर आपने कितना टैक्स लगा दिया 5% के हिसाब से? कितना आएगा?
250 है, सॉरी 250। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, टैक्स के ऊपर भी पैसे क्या ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि सोचो अगर टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता तो मतलब मेरे को कितना पैसा देना पड़ता खाली, 250 माइनस करो कितना, 750। बोलो, सॉरी सॉरी 7,500, है ना। बट अब मुझे 250 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कॉस्ट माना किसको, टैक्स को, टैक्स के ऊपर क्या लग गया। और जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, तो मुझे बताओ कि कैस्केडिंग इफेक्ट पहले था क्या, जीएसटी में है ये? नहीं है सर, क्योंकि जीएसटी में टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं, क्योंकि टैक्स वापस हो जाता है, और जब टैक्स वापस हो जाता है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, इसका मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता। तो अंडर जीएसटी देयर इज नो कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि जीएसटी में कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, यानी कि नो टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता जीएसटी के अंदर। समझ में आया कैस्केडिंग इफेक्ट? हम्म। अरे देखो कोई बात नहीं, होता है, हर बच्चा इतने टैलेंट थोड़ी होता है। अब देखो इधर देखो, जैसे इधर कोई बात नहीं, इधर देखो, इधर देखो, कितना है, 1 लाख, कोई बात नहीं, वहीं से तो गड़बड़ हुई है, 1 लाख है। 1 लाख के ऊपर कितना टैक्स दिया, कितना टोटल खर्चा करा आपने, यानी कि फॉर्म ए को कितना पैसा दिया होगा। इसने अपनी कॉस्ट 1 लाख को माना, 1,05,000 को, इसने टैक्स को भी क्या मान लिया, क्यों माना, पे करा है, और इसको ये पता है मुझे वापस मिलने वाला नहीं है, यहाँ क्यों नहीं माना था, क्योंकि इनपुट टैक्स के वापस को वापस मिल जाता। यहाँ पे इसलिए मानो, उसे पता है इनपुट टैक्स मुझे मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कॉस्ट मानूंगा। अब जब कॉस्ट माना तो 5,000 से तुम्हारी कॉस्ट बढ़ गई, है ना, फिर उसमें आपने क्या जोड़ दिया अपना प्रॉफिट, कितना हो गया, 1,55,000, है ना। अब तुम्हें टैक्स पूरा 1,55,000 रुपये कितना देना पड़ रहा है, 7,750 रुपये। तो क्या बेटा यहाँ पे 250 रुपये टैक्स बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि 5,000 की कॉस्ट एक्स्ट्रा हो गई, और 5,000 क्या है टैक्स, तो इसका मतलब टैक्स के ऊपर भी क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। और जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या जीएसटी में है ये कैस्केडिंग इफेक्ट? नहीं सर, क्योंकि जीएसटी कहता है हम इनपुट टैक्स दे देंगे, उसको कॉस्ट का पार्ट मत मानना, और जब कॉस्ट का पार्ट ही नहीं मानेंगे तो टैक्स ही नहीं लगेगा, तो उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स जीएसटी में नहीं है। समझी? देखो, लिख ले चुपचाप से, नालायक। आज खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर शुरू करेंगे। खत्म हो जाएगा थोड़ा। ये तो समझदार होने के बाद ऐसी बातें करता है ना, शर्म आती है फिर मुझे कभी कभी। लिखो लिखो लिखो, बदतमीज मानुस।
इससे याद आया मुझे टेस्ट बनाना भी था। या कल स्टैटिक से क्लास रख दूं? चलो चलो लिखो। कहीं मत कहीं मत घुस जाओ। ओके, दिस इज डन। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक हेडिंग लिखो, की फीचर्स। या की फीचर क्या है बोलते चाहिए। अगला पॉइंट लिखो। नहीं, सब कुछ तो करा ही चुका हूँ। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, ये भी करा ही चुका हूँ हालांकि। सुन लो। अच्छा, जीएसटी में टैक्स कब लगेगा? इवेंट का मतलब क्या? इवेंट एट व्हाट पॉइंट टैक्स विल बी अप्लाई? हाँ नालायक। जब जब क्या होगी? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जैसे ही जीएसटी डिपार्टमेंट को क्या दिखेगा, सप्लाई हो रही है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? जीएसटी लग जाएगा आपके ऊपर, टैक्स इम्पोज्ड। ठीक है, लिख लो, खत्म हो गया। हम्म। अरे रुक जाना एक मिनट। एक पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। सप्लाई, सप्लाई, और सप्लाई में सब कुछ आ गया ना नालायक, और बचा क्या? क्या उस पे क्यों जीएसटी? आई मीन पर्सनली उसके लिए क्या कर रहे हो मतलब तुम? हाँ, तो जीएसटी लग गया ना, तो जीएसटी तुम पे थोड़ी लगेगा। अरे बाबा, सुन मेरी बात, जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा, मैं एंड यूजर हूं ना, बायर, तो जीएसटी मुझे देना पड़ेगा उसमें। तो सप्लाई तो हो रही है वो। अबे सेलर क्या कर रहा है? सेल कर रहा है ना, बेच रहा है, सप्लाई तो है नालायक। ओहो। हाँ जी। बेनिफिट कुछ नहीं, आपका एक रिकॉर्ड बन रहा है कि आप टैक्स पेयर, अच्छे टैक्स पेयर हो। बैंक लोन मिल जाता है, ये सब चीजें होता है। ये क्या करा रहा हूँ मैं आपको? आईटी से, एक सेकंड एक सेकंड, आईटी से क्या है ये? ये तो मिल रहा है वापस तो मैं। तो वो आपको थोड़ी मिलेगा पर्सनली, बिजनेसमैन को मिलेगा मेरे लिए। प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन क्या है सुनो, इसका एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा। अभी बस खत्म होने वाला है, आधा घंटा। शट अप। सुनो, ये दिल्ली है बेटा, इधर देख लो। दिल्ली का एक पर्सन है जो कि सप्लायर है। कौन है? अब ये सप्लाई कर रहा है बायर को, और बायर कहाँ का है? यूपी का। कहाँ का है? अच्छा सुनो, ये कौन सी सप्लाई हो रही है, इंट्रा या इंटर स्टेट? इंटर स्टेट सप्लाई। अच्छा, इंटर स्टेट सप्लाई में जीएसटी कौन सा लगता है? मुझे बताओ, टैक्स दिल्ली को मिलेगा या यूपी को मिलेगा? हाँ जी, यूपी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा या दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा? ये बताओ मुझे, बताओ। हम्म?
जितना परसेंट मान लो 5% है। देखो जीएसटी जो है ना बेटा, जीएसटी जीएसटी देखो सप्लायर दिल्ली का है, ये बेच रहा है सामान बायर को, बायर कहाँ का है, यूपी का। तो टैक्स किसको मिलेगा? सुनो, जीएसटी जो है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी क्या है? मैं ना थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे। हर चीज की एक लिमिट होती है। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो डेस्टिनेशन सर्विस कहाँ जा रही है? यूपी। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट विल रिसीव द रेवेन्यू। टैक्स जो है वो किसको मिलेगा? यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि सर्विस डेस्टिनेशन बेसिस पे दी जा रही है। किस पे? डेस्टिनेशन मतलब क्या है भैया? बायर कहाँ का है, वो डिपेंड करता है। तो बायर कहाँ का है, तो टैक्स इसको मिलेगा। इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड, मतलब जहां पे आपके गुड्स या सर्विस जा रही है, उस वाली गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। समझे? लिख लो उसको। जल्दी करो फटाफट से। डन। यहाँ यहाँ पर ना कुछ रेट्स हैं जीएसटी के अंदर। देखो, अब यहाँ पर बेटा क्या होता है ना, जीएसटी के दो कैटेगरी हैं। एक है नॉर्मल सिस्टम, या इसको नॉर्मल स्कीम्स बोले, लिखना नहीं किसी को प्लीज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नॉर्मल स्कीम। ठीक है, बोलो बच्चों। या नॉर्मल स्कीम है, या फिर होता है, एक होता है कंपोजिशन स्कीम। थोड़ा नॉलेज वाली बात है, ध्यान से सुन। भाई नॉर्मल स्कीम्स में जो सेलर होता है, ये इसको हम सप्लायर बोलेंगे, और एक रेसिपिएंट है मतलब बायर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो सप्लायर है वो चार्ज कर सकता है टैक्स, किससे? बायर से। है ना? मतलब वो आपसे टैक्स ले सकता है बायर से, और आपसे लेके किसको सबमिट कर सकता है? गवर्नमेंट को। ठीक है। और यहाँ पर वो इशू करेगा किसको? इनवॉइस। नॉर्मल स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर आपको किसी कहीं पर आप रेस्टोरेंट में गए हो या फिर कहीं पर भी गए हो, वो गुड्स परचेस कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो, और आपको इनवॉइस देता है, समझ जाना वो कौन सी स्कीम में है? नॉर्मल स्कीम। अगर वो इनवॉइस दे रहा है तो, अगर आपके जो बिल में इनवॉइस लिखा हुआ है तो, ठीक है। और यहाँ पर जीएसटी के कुछ रेट्स हैं। यहाँ पे जीएसटी के क्या है कुछ, जैसे सबसे पहले रेट है हमारा 0%। कितना है? 0% लगता है एक्सपोर्ट पे। कैसे बेटा? दूसरा कितना है? 5%। तीसरा कितना है? 12%। चौथा कितना है? 18%। नेक्स्ट 28%। अच्छा सुनो, ये तो हो गए जीएसटी के कुछ रेट्स जो कि कॉमनली
यही है। कुछ स्पेशल गुड्स के केस में 35% जीएसटी भी है, बट ये कुछ में ही है, जैसे टबैको आइटम्स हो गए, इन सब चीजों। बट नॉर्मली जो जीएसटी के रेट है वो कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। और गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा सकती है 40% तक। गवर्नमेंट के पास पावर है कि इसको मैक्सिमम कितना कर सकती है गवर्नमेंट? 40% तक कर सकती है। अभी सिर्फ गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है आपसे? 28%। बढ़ाकर कितना कर सकती है? 40%। सैलरी पे जीएसटी थोड़ी लगता है बेटा, कैसी बात कर, वो तो इनकम टैक्स का मैटर है ना। इनकम टैक्स लगता है ना। इनकम टैक्स और जीएसटी में फर्क नहीं है। अब इधर देखो, अब एक होती है कंपोजिशन स्कीम। अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मत पूछना, क्योंकि इसमें मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बहुत समय लगेगा समझाने में। नॉर्मल स्कीम क्या होता है, जिसमें सारे जीएसटी के नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कंपोजिशन में थोड़ा सा नियम रिलैक्स हो जाता है, इतना समझ लेना, ठीक है, कि आपको ज्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक छोटे छोटे मिनिमम रूल फॉलो करके आप काम कर लेंगे। बट इसका एक बेसिक सिचुएशन है। अगर आप किसी कंपोजिशन स्कीम में हैं, तो जो सेलर है ना, गुड्स बायर को बेच रहा है, तो ये कांट चार्ज टैक्स। यानी कि क्या चार्ज नहीं कर सकता? टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, किससे? बायर से। और ये आपको इनवॉइस इशू नहीं करेगा, क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। अगर कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आपको क्या मिल रखा है? बिल ऑफ सप्लाई, तो समझ जाना ये कंपोजिशन स्कीम है। अच्छा, इसी को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा अपने पॉकेट से। टैक्स पे फ्रॉम हिमसेल्फ, खुद ही टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हालांकि मिनिमम अमाउंट होता है, ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, ये खुद ही पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, हालांकि इसके कुछ नियम्स हैं, कौन ले सकता है स्कीम, कौन नहीं ले सकता। यहाँ पर भी कुछ रेट्स हैं। जैसे सबसे पहले 1% टैक्स, एक है 5% टैक्स, और एक है सर्विस प्रोवाइडर के लिए 3% के आसपास, कुछ समथिंग लाइक, ठीक है, और समथिंग कुछ ऐसे ही। ठीक है, ये कुछ कंपोजिशन स्कीम के टैक्सेस हैं, जहां पर जनरली बेटा आपको पूरे टर्नओवर में, अच्छा ये टैक्स ना आपको पर सप्लाई पे नहीं लगता है, किस पे लगता है? टर्नओवर पे। किस पे? क्या आप अपने पूरे टर्नओवर का 1% दे देना, या पूरे टर्नओवर का 5% दे देना, बट हाँ आप टैक्स किससे नहीं ले सकते हो? बायर से नहीं ले सकते हो, समझे? लिख लो। ये कुछ रेट्स हैं, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब इसके पास दो टॉपिक और बच गए, उसके बाद हम फिनिश करेंगे, जैसे इधर देखो।
जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट, जीएसटी ऑन इंपोर्ट। ठीक है। अच्छा सुनो, जीएसटी एक्सपोर्ट पे तो जीरो रेटेड, इसको बोलते हैं हम जीरो रेटेड सप्लाई। क्या बोलते हैं बेटा? इसका मतलब यहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा, बट किस परसेंट से? और ये 0% पे इसलिए चार्ज चार्ज हो रहा है ताकि आपको आईटीसी क्लेम कर सको। क्या क्लेम कर सको? आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको 0% टैक्स लगाया जा रहा है, अदरवाइज जीरो जनरली है ही नहीं, कुछ तो देना ही नहीं टैक्स। है, आप जो ऑलरेडी टैक्स पे करके आ चुके हो, इनपुट टैक्स, वो आप वापस क्लेम कर सको, इसलिए आपको क्या लगाया जा रहा है? टैक्स लगाया जा रहा है। सुनो, उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ आपको। सर गवर्नमेंट ये भी तो बोल सकते थे कि टैक्स नहीं है एक्सपोर्ट के ऊपर, तब बोलती तो शायद आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। गवर्नमेंट कह रही है आप एक्सपोर्ट करो, प्रॉपर जीएसटी भरो। किस परसेंट से? 0%। हमें दिखाओ, लॉ फॉलो करो, ताकि हमें यकीन हो सके कि हाँ आपने एक्सपोर्ट करा है। और अगर आपने एक्सपोर्ट करा है तो जब आईटीसी पे करके आए थे वो भी आपको क्या कर देंगे? हम वापस कर देंगे आपको। देखो, आउटपुट टैक्स तो है ही नहीं, इनपुट टैक्स जो पे करके आए वो भी हम आपको क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। बट हमें सेटिस्फाई करो कि आपने एक्सपोर्ट करा है, इसलिए 0% टैक्स लगाए, है ना? और इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। बोलो बेटा। और इंपोर्ट पे लगता है आईजीएसटी, और इस पे लगता है प्रॉपर। अच्छा, इंपोर्ट पे ना आईजीएसटी के साथ साथ आपको कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कस्टम ड्यूटी। तो इस पर दो दो टैक्सेस हैं, एक तो आईजीएसटी लगेगा और दूसरा क्या लगेगा? और मोस्ट ऑफ केसेस में आईजीएसटी बेटा 28% का ही है, मोस्ट ऑफ केसेस। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इंपोर्ट को ज्यादा प्रमोट करना नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट तो प्रमोट हो, बट इंपोर्ट ज्यादा प्रमोट सरकार करना नहीं चाहती है। समझे? वो भी करो। बस एक लास्ट टॉपिक, फिर चैप्टर खत्म। डन। देखो बच्चों, अब 2 मिनट रुक जाओ। टॉपिक है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना। देखो, रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे दो केस है। कितने केस हैं? केस वन, केस टू। बोलते हैं वॉलेंटरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक होता है कंपलसरी, या इसको मैंडेटरी बोलते हैं, मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब सुनो बच्चे, वॉलेंटरी का मतलब है आपके पास ना ऑप्शन है। क्या है बेटा? अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, आपका कुछ भी टर्नओवर हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो यानी कि यहाँ पर नो नीड टू चेक एनुअल टर्नओवर। आपको एनुअल टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जैसे मैंने बिजनेस शुरू करा, मेरा 1 रुपए का भी टर्नओवर नहीं है, क्या मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। इसको बोलते हैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अब आते हैं कंपलसरी में। किसमें बेटा? इसके दो केसेस हैं। एक नॉर्मल स्टेट्स में। कहाँ पे? नॉर्मल स्टेट्स में। और एक होता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। क्या होता है जी? जीएसटी में कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहा गया है।
स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरियाज है, कौन है बेटा? नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेशंस या हिल स्टेट्स जो हैं उनको बोला गया है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो कहते हैं सुनो, अगर आप नॉर्मल स्टेट्स की बात करें जैसे कि दिल्ली, दिल्ली एक तरह से क्या है बेटा हमारा नॉर्मल स्टेट है। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट में अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और इसमें भी केस होंगे बेटा, जैसे मान लो पहला केस, अगर आप सप्लाई कर रहे हैं ऑफ गुड्स का, किसकी सप्लाई कर रहे हैं? अगर आपका एनुअल टर्नओवर, क्या बोल रहा हूँ मैं, एनुअल टर्नओवर अगर एक्सीड हो जाता है 40 लाख रुपए से, कितने लाख रुपए से? एक साल का आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ज्यादा है, मैंडेटरी हो जाएगा क्या, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना। समझे? बोलो। और दूसरा केस, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, तो इस केस में आपका जो एनुअल टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर अगर एक्सीड कर जाता है कितना, 20 लाख रुपए, कितना बेटा, 20 लाख रुपए, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। समझे? बोलो। अच्छा, अब आते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटमेंट, इसमें भी दो केस हैं। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, यदि आपका एनुअल टर्नओवर एक्सीड हो जाता है, 20 लाख से ज्यादा हो जाता है, कितना हो जाता है, 20 लाख से ज्यादा हो जाता है। अच्छा, और अगर आप सर्विस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, तो इस केस में यदि आपका एनुअल टर्नओवर एक्सीड कर जाता है, कितना, 10 लाख, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। समझे? कोई लिमिट्स आपको याद रखनी, एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, एक गोलगप्पा वाला। ठीक है, तो क्या बेचता है बेटा, गोलगप्पा, इसका एनुअल टर्नओवर एक्सीड कर गया था 40 लाख से, किससे ज्यादा हो गया था बेटा, 40 लाख से ज्यादा हो गया था। और ये सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के बेसिस पे बता रहा हूँ, जो उसने ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करा था उसके बेसिस पे, कैश की गिनती यहाँ पे नहीं है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसको नोटिस भेज दिया था कि भैया आपको क्या कराना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओ और जीएसटी भरो। समझ रहे हो? तो देख लो, जीएसटी डिपार्टमेंट स्टेट वेंडर तक पहुंच चुका है। और सोचो गोलगप्पा बेच के कितना पैसा कमा रहा है ये? साल का 40 लाख, टोटल सेल्स मतलब टर्नओवर। समझ में आया? ये लो, ये खत्म हो गया हमारा जीएसटी यहाँ पे कंप्लीटली। थैंक यू सो मच, कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ जी।